करते हैं, चलो क्लास 10 लिखते हैं, ठीक है। साइंस 1 क्लास 10 फाइनल रिवीजन, ठीक है। चलो ये सब हटा दो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 वी हैव ग्रेविटेशन। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग का ग्रेविटेशन है, वेटेज इज 3 और 5 मार्क्स, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता ये करके जाओ, एक अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा 3 या तो 5 मार्क के लिए, मतलब इन द सेंस क्या होगा, 5 मार्क का वेटेज आएगा, 2 मार्क्स का कोई तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो 3 एक मिनट, हाँ, तो वेटेज इज़ लाइक 3 और 5 मार्क्स, ठीक है। तो शायद 3 मार्क्स के लिए, अगर 3 मार्क का वेटेज है तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि डिफाइन केपलर्स लॉ, तो 3 लॉ आपको डिस्क्राइब करेंगे एक मार्क के लिए। और अगर 5 मार्क्स देखोगे तो आ जाएगा 2 मार्क्स का 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट वाला क्वेश्चन, और फिर 3 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, फाइंड एस्केप वेलोसिटी, और कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। या तो कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आता है, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, या तो डिफाइन फ्री फॉल एस्केप वेलोसिटी, वो भी ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। ज़्यादातर वही आता है, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, और फिर 2 मार्क्स के लिए कोई और क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ये चैप्टर सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको ये चैप्टर के बारे में आता होगा, तो इसे ज़रूर से रिवाइज़ करना, इससे मत ऐसे सोच रहा रही छोड़ो 3 मार्क का 5 मार्क का वेटेज है, हम पहले चैप्टर 9 करते हैं पहले, नहीं उसमें भी फंसोगे इसमें भी फंसोगे, सब अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट द एंट्रीज इन द स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड रीराइट देम पुटिंग इनटू द रो कनेक्टेड। तो इधर 3 वो बनना है, 3 कॉलम में 1 2 3, ठीक है। हम सीधा आंसर को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है मास, तो मास का यूनिट बताना मीटर पर सेकेंड, केजी, न्यूटन मीटर पर सेकेंड और न्यूटन। देखो सबसे पहले हम लोग को पता है क्या, मीटर पर सेकेंड जो होता है, जो मीटर पर सेकेंड होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है। मास का केजी होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मास केजी। और फिर इस इधर कुछ ऑप्शंस भी दिए, देखो मास क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया होता है मास, तो मास है मेजर ऑफ इनर्शिया, तो वो है, हम इधर लिख देंगे मास मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया, नो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लोग है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वेट दिया, ठीक है, वही क्वेश्चन में यहाँ पे फिर वही उसमें, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे हम लोग को दिया है वेट, तो वेट का जो यूनिट होता है वो हम लिखेंगे न्यूटन, और उसको वेट क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग को वेट डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ठीक है, यहाँ पे वेट डिपेंड्स अपॉन द हाइट, वेट यहाँ पे जो ऑप्शंस के हिसाब से वेट डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट दिया हम लोग को टेक्स्ट बुक में, थर्ड वाला देखते हैं, चलो फिर से ऐसे टेबल बना दे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैं स्मॉल जी लिख देती हूँ, ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और वो क्या होता है, 0 एट द सेंटर होता है, तो 0 एट द सेंटर। उसके बाद हम लोग के पास एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, तो उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, वो सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स मतलब आया भी है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। और फिर आगे पूछा है, विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज द वैल्यू ऑन मास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा, स्ट्रेट अप एंड नो है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब सेम नहीं होगा, तो आंसर नो आएगा। बट कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मास का भी पूछा है, उसको भी लिखना है,
तो पहले देखो मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बारे में बताती हूँ, मास और वेट का डिफरेंस, ठीक है। तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब मास कितना हम लोग में मास है, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पे अगर एक बैग है, समझो एक बैग है, ठीक है, ऐसे एक बैग है, उसमें कि मतलब समझो 5 बॉल्स भरे, ठीक है। तो पांचों का जो मास, वो बैग का मास मतलब बॉल्स को अगर इस बैग को अर्थ से मून पे लेके जाओगे, हल्का लगेगा आपको, राइट, क्योंकि उसका जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा। बट मास, क्योंकि 5 के 5 ही रहेंगे बॉल, तो उसका वेट सेम, उसका जो मास होगा बॉल का, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम। तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। वेट इज़ द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। एक चीज़ हमने देखा क्या, व्हाट इज़ मास, व्हाट इज़ वेट, डेफिनेशन लिख दिया, समझो, मतलब 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो 4 पॉइंट लिख रहे हो आप, ठीक है, 4 पॉइंट्स लिख रहे हो। एक पॉइंट में आपने डेफिनेशन लिख दिया। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। फिर वेट क्या था, वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा क्या, हमें बताना है वो सेम होगा क्या, नहीं, तो मास वुड बी सेम एवरीवेयर। अर्थ पे आपका जो मास होगा, अर्थ पे भी सेम होगा, मून पे भी सेम होगा, मार्स पे भी सेम होगा, ठीक है। बट वेट होगा वो डिफरेंट होगा। आप देखो क्यों डिफरेंट होगा, अगर वेट का फॉर्मूला देखें, ठीक है, वेट डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू रिप्रेजेंट इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, एम जी। अब मास समझो कांस्टेंट होगा, बट जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, जी चेंज होता रहेगा। ये जो ग्रेविटेशन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू डेप्थ, अकॉर्डिंग टू सरफेस, राइट। तो इसके लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इंक्रीज़ होगा, ये भी इंक्रीज़ होगा। अब ये इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे मास है, तो मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मास हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर सेकंड, एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट होता है केजी और सीजीएस यूनिट होता है ग्राम। वेट का एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डाइन होगा। अब मास जो होता है, देखो अरे मास बोल रहा हूँ सिंह, ठीक है, चलो छोड़ो। जो मास होता है वो क्या होता है, जो मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। 1 मिनट दे दो मेरे को। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस हमने देखा कि उनके डेफिनेशंस लिखे, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कोई भी लिखो। वेट क्या होता है, वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। फिर हमने उनका फिर वो सेम होता है नहीं होता है वो लिखा। तो क्या होता है, मास इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर, इट रिमेन सेम, ठीक है। तो इससे हम लोग को सेकंड वाले का आंसर भी मिल गया, तो वो भी मैं बता दूँ कैसे लिखेंगे। बट देखो फिर आता है वेट इज़ इक्वल्स टू, वेट रिप्रेजेंट होगा डब्ल्यू से, वेट इज़ इक्वल्स टू एम जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी का वैल्यू चेंज होता रहेगा। जो एम है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट यूज़ किया, जैसे के यूज़ करता है, कैपिटल जी यूज़ करते हैं, कुछ उसी तरह कांस्टेंट यूज़ करता है, ठीक है। क्यों यूज़ करते, देखो अगर हम लिख दें वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, फिर अगर लिखे वेट इज़ इक्वल टू जी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के, तो वेट और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होंगे, राइट। तो इसके लिए कांस्टेंट यूज़ करते जो होता है एम। जो मास है, मास तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास दूसरा पॉइंट लिखा था, उनके एसआई यूनिट लिखे थे। तो एसआई यूनिट में उसकी वैल्यू, तो एसआई यूनिट में उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले मास का वैल्यू होगा वो हो जाएगा केजी, और उसका सीजीएस यूनिट में ग्राम हो जाएगा। फिर वेट का हो जाएगा न्यूटन, और सीजीएस यूनिट में हो जाएगा डाइन। अब फिर मास हमने देखा स्केलर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड है, बट वेट देखे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे वाई, तो विल द मास बी सेम ऑन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी सेम ऑन अर्थ एज वेल एज मास। देखो पहले लिखेंगे, येस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी सेम ऑन बोथ ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन मार्स, एज इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, और इट डज नॉट चेंजेस अलॉन्ग विद द प्लेस, ऐसा लिख देंगे। और फिर वेट में हम लिखेंगे वही, वेट इज इक्वल्स टू एम जी, एज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस द वेट ऑल्सो चेंजेस एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर इट वुड नॉट बी सेम। पूरा दे दिया, कितने मार्क्स का आएगा, अलग अलग ही आता है ऐसे खुला खुला करके, बट फिर भी आएगा तो पूरा आ जाएगा, फिर भी आप लिख लोगे आराम से।
उसके बाद यहाँ पे देखो वाटर फ्री फॉल, वाटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और ये सब हम लोग को टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ठीक है। तो फ्री फॉल का अगर हम बोलेंगे तो फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी अलोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, इट्स नोन एज फ्री फॉल। मतलब जो रियल वाला जो फ्री फॉल होता है वो तो वैक्यूम में होता है, बट देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नोन एज फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको यहाँ पे मिलेगा, मैं बताती हूँ, अच्छे वर्ड्स में लिखा है ना यहाँ पे फ्री फॉल का मुझे नहीं लगता आपको कुछ अच्छे से मिलेगा। चलो यहाँ एस्केप, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इधर से द अर्थ exerts gravitational force on the object near it according to Newton's second law of motion. Force acting on a body results in its acceleration. Thus gravitational force due to the earth on the body results in its acceleration. This acceleration is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. इतना लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, बहुत मस्त वाला यहाँ पे डेफिनेशन है, पूरे साल पढ़ा होगा ना। मैं बोलती हूँ ये चैप्टर गलती से भी स्किप मत करना। आई नो इसका इतना वेटेज नहीं है, बट आपने पढ़ा है, आपको ये आता है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ऐसा सोच रहे हो पहले हम चैप्टर 9 करते हैं, पहले हम चैप्टर नंबर 4 करते हैं, इसको छोड़ देते, एक बार देख लेंगे। हाँ देख के जाओगे फिर भी चल जाएगा, बट फिर भी क्या पता कहाँ से क्या आ जाए। चलो कोई, हम लोग अपने मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कमाने, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक और बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ से लिखना है आपको, द अर्थ exerts gravitational force on the object near it according to Newton's second law of motion. Force acting on a body results in its acceleration. Thus the gravitational force acting due to earth acting on body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या दिया था, शायद वो एस्केप वेलोसिटी है ना, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए रहता मिनिमम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करके ऊपर स्पेस में, तो ऊपर जाने के लिए उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो कहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे कहीं तो देखो, हैज़ एन ऑब्जेक्ट अपॉन हैविंग द फोर्स ग्रेविटी नॉट। चलो मैं बोल देती हूँ, मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। मुझे ज़्यादा ही लर्न हो गया था ये चैप्टर, ऐसे स्टार्टिंग में हुआ था ना, ऐसे 15-20 बार तो लर्निंग हो गया था, और शायद से 3-4 बार रीडिंग भी हुआ था। चलो मैं बोलती हूँ एक बार, आंसर धीरे धीरे बोलूँगी, सुनो, ठीक है। मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी needed by an object projected upwards to overcome Earth's gravitational force not to fall down on Earth is known as escape velocity। फिर दिया है centripetal force। अब ये तो टेक्स्ट बुक में दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक इतना अच्छे से पढ़ा था, सब बहुत सही से याद हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल सीकिंग फोर्स। जब आप आगे जाओगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सब भी आएगा, बट अभी के लिए ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। ये आखिरी साल है, कुछ आखिरी के दिन है, इजी पढ़ाई करने के मैं बोल रही हूँ सच्ची। 10th की पढ़ाई 12th की पढ़ाई थोड़ा हार्ड ज़्यादा होगा। चलो कोई नहीं, अभी तड़ा क्यों रही हूँ मैं आपको। देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखो, ठीक है, थोड़ा अपने वर्ड्स में डालो चलेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स, मैंने दिखाया सर अंडरलाइन के, आपको दिखेगा ही नहीं, रुक जाओ। The force acting on an object moving along a circle, the force acting on an object, अरे देखो यहाँ पे इधर से लिखना है, the force acting on an object moving along a circle and it is directed towards its center is known as centripetal force. It is also called as central seeking force, ठीक है।
अब ये हो गया, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगी मैं ज़रूर से। न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन के थोड़े एक दो है जिसमें एक दो मैं बोलती हूँ आंसर थोड़ा रट के चले जाओ, मेथड पूरा कर लो, बहुत ज़्यादा इंडाइसेस वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। सिखाऊंगी बेसिक, पहले के वीडियो देखो उस पर पूरा सिखाया डीपली, अभी थोड़ा तेज तेज सिखाती हूँ मैं। चलो देखते हैं। अब देखो, राइट 3 लॉज ऑफ केपलर्स given by Kepler's. How did they help Newton to arrive the inverse square law of gravitation? पहले हम केपलर के 3 लॉ देखते हैं और ये डेरिवेशन है, ठीक है। थर्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ का डेरिवेशन है, वो भी मैं सिखाती हूँ आपको बोर्ड पे। पहले केपलर का 3 लॉ देख लेते हैं जो कि स्पेस उस पर। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में पूरा छपा ज़्यादातर ये आता है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा IMP आ ही जाता है कभी ना कभी। देखो, केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ हिज फोकाई। मतलब देखो, हमारा प्लैनेट के आसपास, मतलब समझो ये एक प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ है, उसके आसपास समझो अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से, अरे सर्कल नहीं बनाना मुझे, 1 मिनट दे दो। समझो ये अर्थ है, 1 मिनट दे दो, मैं अच्छे से बनाती हूँ। देखो ये मेरा थोड़ा बेकार सा दिखने वाला अर्थ है, डोंट जज, बहुत बेकार है आई नो, बट छोड़ो वो सब। देखो उसके आसपास एक एलिप्स होता है, ठीक है, ऑर्बिट होता है। इधर ओवल बन नहीं रहा, रुक जाओ, इधर ओवल नहीं बन रहा, छोड़ो। ओवल मतलब एलिप्स मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक, इसके आसपास जो हमारे, इसको बंद करो पहले तो कोई प्लीज़। हाँ, इधर जो आसपास ऐसे है ना, एक वो रहता है, ऑर्बिट रहता है जिसमें सैटेलाइट ये सब घूमते रहता है ना, तो वैसे ही ऑर्बिट में, और देखो यहाँ पे दिया ना, देखो क्या होता है, कोन होता है, ठीक है। अगर उसको यहाँ से कट करेंगे हाफ, ठीक है, हाफ मतलब इधर से ऐसे कट करेंगे तो देखो उसका रेडियस होता है ऊपर से सर्कुलर, बट अगर ऐसे करेंगे तो इधर से एक एलिप्टिकल शेप बनेगा, अंडे जैसा शेप बनेगा। तो वैसा होता है, क्या बोले, फर्स्ट लॉ, प्लैनेटरी लॉ, या जो ऑर्बिट हमारे प्लैनेट को एलिप्स होता है वो सर्कुलर नहीं होता, और सन उसके फोकाई, एक फोकाई, मतलब ये जो एलिप्स होते हैं उसके 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो फोकस हम जैसे रेडियस को रेडाई बोलते हैं, फोकस को फोकाई बोलते हैं। तो कोई भी एक फोकाई पे जो सन होता है वो होता है। फिर सेकेंड केपलर्स लॉ है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जो ये जो लाइन होते हैं, द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। मतलब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ से A से B तक, A से B को आने में अगर 3 मिनट लगाया, और समझो 1 मिनट में समझो 1 मिनट में समझो 1 किलोमीटर एरिया कवर किया, ठीक है। तो 3 मिनट में 3 किलोमीटर किया। फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर से 3 मिनट लगा, तो फिर से 3 मिनट में 3 किलोमीटर, मतलब ठीक है। ऐसे इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, line joining the sun, the line joining the planet and the sun sweeps equal area and equal interval of time। देखो यहाँ पे explanation भी थी। अब थर्ड लॉ, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance from planet to the sun, planet from the sun। मतलब देखो, the square of its period of revolution around the sun, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब हो जाएगा टाइम, समझते टी लेंगे, तो उसका स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। समझो उसका डिस्टेंस हमने लिया, उसका डिस्टेंस हमने लिया आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, बचपन से पता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू KR√3, आर क्यूब, ठीक है। क्यों, अरे √3 नहीं, आर क्यूब। हम क्यों के यूज़ किया, बचपन से पढ़ते आ रहे, हम ऐसे टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब नहीं लिख सकते, राइट। तो इसके लिए हमने ये यूज़ किया। तो ये एक डेरिवेशन है जो आगे जाके काम आएगा हम लोग को वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ बनाने में, ठीक है।
तो मेरे मोबाइल का चार्जिंग का कंडीशन देख के आप समझ ही सकते होंगे। इधर ही पार्ट 1 एंड करना पड़ेगा, बट पार्ट 2 में हम पूरा आगे का कवर करेंगे। शायद 2 चैप्टर भी ले अभी वन शॉट में। अब 1.5x की स्पीड से देखो, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। वेट करना अगले उसके लिए। ठीक है, इसलिए उस पर हमने केपलर के 3 लॉ पढ़े थे। देखो, केपलर्स 3 लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो फर्स्ट वाला हम एक बार रिवाइज करवा देते हूँ। देखो, फर्स्ट क्या था, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज आर एलिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, तो हमने समझा था कि हमारा जो ऑर्बिट होता है सन का, वो एक कोई भी उसका प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल होता है, वो सर्कुलर नहीं होता है। और उसके एक फोकस, अब सर्कल का एक रेडियस होता है वैसे, बट एलिप्स के 2 फोकस होते हैं। तो जैसे हम रेडियस को रेडाई बोलते हैं, प्लूरल को, सिमिलरली फोकस के प्लूरल को फोकाई बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ इज फोकाई। और सेकेंड हमने देखा था द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड हमने देखा था the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance from planet from the sun। ठीक है, उससे एक डेरिवेशन हमने डिराइव किया था, क्या, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ये वाला। ठीक है, अब इससे ही हम हमारा जो वो न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो डिराइव करने वाले हैं, ये वाला यूज़ करके। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ पे ये पेज पे आपको दिया है। देखो, सबसे पहले हमने देखा है जो सर्कुलर स्केलर। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम सब ने देखा है कि सर्कुलर मोशन जब भी होगा तब फोर्स का क्या होगा, फॉर्मूला यहाँ पे दिया। ठीक है, फोर्स, हाँ हम थोड़ा इधर करते हैं, 1 मिनट, प्लेन पेज चाहिए मुझे। पीछे आपके टेक्स्ट बुक में जगह है क्या कहीं कुछ सॉल्व करने के लिए? चेक करते हैं कौन सा पेज खुल रहा है। चैप्टर नंबर 9 खुला, एक और चैप्टर देखते हैं अगर पीछे कोई प्लेस मिल गया तो। यस मिल गया फाइनली। देखो यहाँ पे समझो, अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा है फोर्स क्या होता है। फोर्स सर्कुलर जब घूमे, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ठीक है, अब ये जो v² है वो क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी स्पीड इक्वली फैक्टर्स है, वेलोसिटी और स्पीड जो है एक इक्वली फैक्टर्स है। ठीक है, तो स्पीड, सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, गोल गोल घूम रहा है तो सर्कल का एरिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा 2πr²। टाइम क्या हो जाए, टाइम अप t। तो ये हम लोग को मिल गया v का वैल्यू। स्पीड और वेलोसिटी इक्वल वो होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये v² का वैल्यू मिल गया। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो v² आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना। तो v² आएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ उसी तरह किया हुआ है, mv²। तो v की जगह हम वो लोग ने ये डाल दिया 2πr द होल स्क्वायर अपॉन r। अब देखो r का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, r इंटू r। तो नीचे यहाँ पे भी r है एक, तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो बचेगा 4m मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m। उसके बाद आ जाएगा π² इंटू r। क्योंकि r² क्यों नहीं लिखा, क्योंकि r का नीचे का स्क्वायर और एक और r आता है यहाँ पे, वो कैंसिल हो गया आपस में, अपॉन t² होल ब्रैकेट का स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए अब ये देख के आपको कुछ तो याद आ रहा होगा। देखो ये देख के हमने वहाँ देखा था कि t² अपॉन जो t² अपॉन r³ हो जाएगा, t² अपॉन जो r³ होता है। ठीक है, वो होगा k, राइट, कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है और यहाँ पे क्यूब की कमी है। तो क्यूब लाने के लिए हम क्या करेंगे, r² से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r²। सो हम लोग यहाँ पे ऊपर r² से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल गया 4m π² इंटू r²।
और आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर। तो ये एक अलग चीज़ को इसके लिए यहाँ पे अलग से ब्रैकेट में हमने लिख दिया, थोड़ा अलग वो लग रहा था, मतलब इससे हम अपना कुछ डिराइव कर सकते हैं इसको, इसका जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट के। तो अपन इधर नीचे कुछ दे तो 1 हो जाएगा, तो इसको उल्टा करेंगे, इसका उल्टा है ये, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ यहाँ पे दिया, देखो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के। अगर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो उल्टा है। तो यहाँ पे देखो वो लोग ने क्या कर दिया, केपलर्स थर्ड लॉ, फिर यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू था उसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया, के लिख दिया। बाकी सब अब देखते, अब देखो यहाँ पे मास जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, 4 इंटू मास कांस्टेंट रहेगा, पाई स्क्वायर भी, पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर क्या बचा, और के भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म को देखो अपॉन के पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर, क्या बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर बचा। फिर क्या होगा, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था न्यूटन का इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ क्या करना है इसमें। देखो सबसे पहले जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखा, वी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होता है एक टाइम के लिए। देखो फिर तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा पाई आर 2 पाई आर अपॉन टी। जो वी स्क्वायर है नीचे भी डिनोमिनेटर में आ रहे आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो ये देख के हम लोग को केपलर का थर्ड वाला लॉ थोड़ा याद करना है, उसको सेम बनाने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब, तब भी जाके हम कुछ काट पाएंगे। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी क्या, फिर जो हम लोग को केपलर वाला जो चाहिए था उसको थोड़ा अलग लिख दिया और बाकी सबको अलग लिख दिया। उसके बाद देखोगे तो हम लोग को यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, हम लोग के केपलर्स के लॉ के हिसाब से टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन के हो जाएगा, राइट। फिर ये जो 4 इंटू मास इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन के पूरा कांस्टेंट वैल्यू, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो देयरफॉर ऐसे करके लिख दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कुछ इस तरह लिखा, एक मिनट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखा, तो ऐसे कुछ आ गया हम लोग का न्यूटन का इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे। देखो एक मिनट, चलो अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, स्टोन थ्रोन वर्टिकली। अरे इसमें ये न्यूमेरिकल है, क्या नीचे जाते ऊपर जाते हो -g होगा, आते वक्त g होगा, मतलब वो सब करवाते हो पहले, वो न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाते हैं, मेरे को नोटबुक में आपको बताना पड़ेगा। चलो उसको छोड़ देते हैं, अगला वाला करते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ g सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू, मतलब जो वैल्यू ऑफ g स्मॉल g होता है वो अचानक से ट्वाइस हो जाए उसकी वैल्यू के। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ g अचानक से ट्वाइस बन जाए, डबल हो जाए, मतलब समझो वैल्यू ऑफ g अभी एक इजी एग्जांपल लेते 5 है। ठीक है, और फिर अगर ट्वाइस तो 10 हो जाएगा वैल्यू ऑफ g अचानक से, तो डबल हो जाएगा, तो उसको नीचे ना 2 टाइम्स इट विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू। तो इधर क्या पूछा है, देखो अगर पूछेगा g का वैल्यू डबल हो गया, ठीक है, तो उसको पुल करने के लिए जो फोर्स शेयरेगा वो भी डबल हो जाएगा। देखो हम लोग को पता है वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। वेट का फॉर्मूला भी पता है, वेट इज इक्वल्स टू एफ, मतलब वेट और एफ जो भी इज इक्वल्स टू mg। तो वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, ये लिखना है। ठीक है, m जो है वो कांस्टेंट है एंड वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, एंड वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। अगर वेट इंक्रीज़ होगा, अरे g इंक्रीज़ होगा, वेट भी इंक्रीज़ होगा, जो फोर्स शेयर रहेगा वो भी इंक्रीज़ होगा, तो उसकी वजह से वो ट्वाइस हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू पुल हो जाएगा हैवी ऑब्जेक्ट को। ठीक है,
चलो अब अगला वाला एक्सप्लेन वाई इट्स ज़ीरो, ठीक है। तो अभी 1 मिनट दे दो, मैं इसको अच्छे से थोड़ा लिख के बता दूँ आपको बोर्ड पे। चलो लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा बोर्ड पे थोड़ा बोल रहा है, चलो कोई नहीं। देखो मैं इसका PDF अपलोड कर दूँगी जो भी आंसर्स लिखे होंगे उसका। चलो पहले देखो एकदम देखो क्यों क्या बोला है, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ जी इज ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द। हमने देखा है वैल्यू ऑफ जी किस पे डिपेंड करता है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सरफेस। नॉर्थ अगर पोल्स के साइड जाएंगे तो हाईएस्ट होता है, इक्वेटर के पास आएंगे तो लोएस्ट होता है। उसका भी वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा कि मतलब कहाँ पे हाईएस्ट होता है। अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट जो होता है वो पोल्स पे होता है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो पोल्स पे होता है, जो लोएस्ट होता है मतलब सबसे कम वैल्यू क्यों होता है ये। अर्थ इज़ नॉट दैट एग्जैक्टली स्फेरिकल वाला, वो इट बल्जेस एट द इक्वेटर, फ्लैटन्स, द रेडियस इज हाईएस्ट एट द पोल एंड द लोएस्ट एट द रेडियस इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर, लोएस्ट एट द पोल, ठीक है। तो ये शायद से आपको पेज नंबर मैं देखती हूँ पहले, देखो। और फिर ये सब आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे, क्या वो चेंज होता है सरफेस के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, फिर जो डेप्थ होता है डेप्थ के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, ठीक है। अब तो पोल पे जो सबसे हाईएस्ट होता है वो होता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर सबसे लीस्ट होता है इक्वेटर पे होता है, ठीक है। ये याद रखना 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबसे लीस्ट होता है। अरे यार चलो सॉरी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था पीछे से। चलो इक्वेटर पे अब सबसे लीस्ट होता है इक्वेटर पे जो होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ याद रखना। फिर देखो तो हमने वो देखा था क्या, वो सब मैंने वैल्यूज़ बताए आपको। क्या पोल पे जो जी का वैल्यू होता है मतलब सबसे हाईएस्ट होता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इक्वेटर पे सबसे लीस्ट होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जी मतलब सेंटर पे ज़ीरो हो जाता है, और क्यों होता है वो बता रहा है। देखो अब देखो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो अब पहले तो अगर हम देखेंगे वेट इज इक्वल्स टू mg, अरे सॉरी क्या हो रहा है सब। चलो अगर हम देखेंगे तो वेट इज इक्वल्स टू mg होगा, ठीक है। वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम रहेगा पूरे उसमें, बट वेट डिफरेंट होएगा, ठीक है। और वेट जो होता है mg पे वो डिपेंड्स अपॉन, तो वेट क्या होता है जो वेट होता है डिपेंड्स अपॉन g, ठीक है। तो अभी मैंने बताया एम फोर्स इज इक्वल टू mg। देखो सेंटर ऑफ द अर्थ में देखो जो फोर्स होता है वो कैंसिल हो जाता है अपोजिट साइड, अपोजिट फोर्स की वजह से वो फोर्स ज़ीरो हो जाता है। बट हम लोग को पता है क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं mg, ठीक है। फोर्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ज़ीरो, इट गेट्स कैंसल्ड ड्यू टू अपोजिट फोर्सेस, राइट। But mass of an object can never be zero. Therefore, g का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो फोर्स ज़ीरो होगा इसके लिए, ठीक है। चलो अब अगला वाला ये सारे बाकी तो सब वो न्यूमेरिकल्स टाइप है, वो मैं करवाती हूँ, एक अलग वीडियो बनाते हैं पूरे न्यूमेरिकल्स के लिए। देखो ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल्स मस्ट आता ही, एक तो आएगा सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी। देखो एक चीज़ मैं बोलूँ, थोड़ी जगह क्या होता है वैल्यूज़ याद कर लो, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून का एस्केप वेलोसिटी आप याद कर लो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों बोल रही हूँ मैं, आप सोचोगे कि क्या करवा लो, आपका इंडाइसिस का रूल इस टाइम पे अभी अचानक से करोगे आधे घंटे में नहीं होगा, आपको इंडाइसिस आने चाहिए। क्या ये ऊपर जाएगा, माइनस कैसे होगा, प्लस कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, कैसे वैल्यूज़ आपको वैल्यूज़ दिए, यहाँ पे फॉर्मूला पता है डालो, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा मोटा करो, इसको इससे माइनस कर लो, इसको ऊपर ले जाओ, फिर छोटा मोटा कैलकुलेशन करो, फिर लिख दो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पहले भी आया था शायद 2023 में शायद ये आया था, ठीक है। चलो अब शायद टेक्सचुअल मैंने सब कंप्लीट करवा लिया है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देते, ठीक है। देखो अब PYQs ले लिया मैंने। देखो अब इसमें मेन चीज़ मैंने बोला था, वैसे ग्रेविटेशन से एक न्यूमेरिकल आना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप स्किप बिल्कुल मत करना, और मैं बोल रही हूँ ईजी है न्यूमेरिकल्स ग्रेविटेशन के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बता दिया था ये कितना इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट।
तो क्या करना है मैंने बताया था कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास का डेफिनेशन लिखेंगे। तो व्हाट इज़ मास? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है? वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट। फिर हमने देखा था मास डज नॉट चेंज एट एनी प्लेस, मास रिमेन्स कांस्टेंट। फिर वेट क्या देखा था? वेट इज इक्वल्स टू एम जी एज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, वेट ऑल्सो चेंजेस। अब उसका यूनिट देखा तो एसआई सिस्टम में यूनिट केजी है, सीजीएस पे यूनिट ग्राम्स है, वेट का न्यूटन है एसआई सिस्टम में, और सीजीएस पे डाइन है, ठीक है। इजी छोटी छोटी चीज़ें तो हमने देख ही ली थी, पहले से देखते आ रहे, ठीक है। डे 1 से बताए जा रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। न्यूमेरिकल्स मत स्किप करो, प्लेनेटरी मोशंस कर लो, थोड़े बहुत डेरिवेशंस है वो कर लो, इन्वर्स कर लो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो, हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे एक और लिखना, तो मास स्केलर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी, मास कैन नेवर बी ज़ीरो, वेट कैन बी बिकम ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने इस वीडियो में तो नहीं लिए है, बट अगले वीडियो में मैंने सारे पूरे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल्स, PYQs, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ ओके, ये 10th चैप्टर लिखा है यहाँ पे, बट ये गलत लिखा है। ये चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल है, ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। मैं इसको भी करवाऊँगी। चलो अगला देखते हैं। अरे उल्टा सीधा हो जा रहा है। हाँ अब दिख रहा है अच्छे से, देखो अच्छे से ऐसे दिख रहा है या ऐसे दिख रहा है वो मुझे भी नहीं पता, मैंने पूरा वीडियो कैसे शूट किया। चलो द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इज़, हमने देखा है वी एस्केप इज इक्वल्स टू, टेक्स्ट बुक में भी ये फॉर्मूला है, पेज नंबर बताती हूँ मैं। एस्केप वेलोसिटी का शायद डेरिवेशन भी करना ज़रूरी तो नहीं लग रहा मुझे, इतने सालों में मैंने कभी देखा नहीं है। तो वी एस्केप का वेलोसिटी देखो, वी एस्केप का फॉर्मूला है हम लोग को यहाँ पे दिया है 2gm/r², उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2gm/r², ठीक है। चलो और फिर नेक्स्ट यहाँ पे इतना ही है ये पेज के लिए, ओके। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से ये रहा, ओके। विल द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, येस और नो? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर लो। देखो इसका आंसर हम सबको पता है, नो नो नो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैसे? यहाँ पे उधर 3 हम लोग को कंडीशंस दिए टेक्स्ट बुक में। देखो सबसे पहले क्या दिया है, वैल्यू ऑफ जी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, इट चेंजेस अलॉन्ग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली स्पेरिकल, इट bulges at the equator and flattens at the pole, the radius of earth is highest at the equator and least at the poles, therefore the value of g is highest at the poles, हमने पढ़ा था। और वो वैल्यू ऑफ जी पोल्स पे क्या होगा, पोल्स पे हो जाएगा 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें कैसे लिखना है, सबसे पहले इट्स नॉट सेम एवरीवेयर, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, चेंजेस अलॉन्ग विद द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, इट bulges at the equator, flattens at the pole, therefore the radius of earth is highest at the equator and least at the poles, the value of g is highest at the poles which is 9.832 meter per second square and least at the equator which is 9.78 meter per second square। ये 2 वैल्यूज़ भूल के बिल्कुल मत जाना, ठीक है। फिर चेंज नाउ नेक्स्ट चेंजेस विद द हाइट, एज द हाइट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। हाँ तो हम देख रहे थे क्या, एज द हाइट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। दिस इज बिकॉज द चेंज इज नेग्लिजिबल फॉर हाइट स्मॉलर दैन द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये चीज़ याद रखता। फिर इट चेंजेस अलॉन्ग विद द डेप्थ, सो एज द डेप्थ इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दिस इज बिकॉज एज वी गो इनसाइड द अर्थ सरफेस द मास अंडर कंसिडरेशन डिक्रीजेज, हेंस द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेज। स्टार्टिंग से एक बार बताती हूँ, द वैल्यू ऑफ जी वुड नॉट बी सेम एवरीवेयर, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स लाइक
change along the surface of the earth. The earth is not exactly spherical. It bulges at the equator, flattens at the pole. The radius of earth is highest at the equator, least at the poles. Therefore the value of g, small g, is highest at the poles, which is 9.832 meter per second square, and it is least at the equator, which is 9.78 meter per second square. Now it changes with the height. As the height increases, the value of g also the value of g will decrease. Now this change is negligible for the distance smaller than the radius of the earth. Now along with that, it changes with the depth. As the depth increases, the value of g also as the depth increases, the value of g decreases. Now because as we go inside the earth's surface, the mass and the concentration also decreases, hence the value of g also decreases. एकदम word to word answer. ओके सो एकदम वर्ड टू वर्ड आंसर बताया इसको। अगर आप एक बार सुन लोगे 2-3 बार वीडियो को ऐसे फिर से प्ले करके, तो आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से मैं सब बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जिससे आपका लर्न हो जाए साथ साथ। अब समझाने को मैं समझा भी सकती हूँ, समझाने के लिए टाइम नहीं है, समझाया हुआ है बाकी के वीडियोज़ में एकदम मस्त डीपली, और आप खुद से भी समझ जाओगे पढ़ते पढ़ते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, स्टेट द लॉज रिलेटेड टू डायग्राम्स। ठीक है, ये कौन सा लॉ है? केपलर के लॉ है। ठीक है, ये देख के आप समझ सकते हो, यहाँ पे प्लैनेट है। तो हमने 3 लॉ पढ़े थे। पेज नंबर मैं बताती हूँ, पेज नंबर इतना मैं याद नहीं हो, 1 मिनट। हाँ, पेज नंबर 3 पे है ये 3 लॉ। देखो केपलर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, द अबो लॉज आर द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन गिवन बाय केपलर। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट लॉ, the orbit of a planet is an ellipse with sun at is one of its foci. The line joining the planet and the sun sweeps equal area and equal interval of time. ये सब समझाया था मैंने, क्या एलिप्स होता है, कैसे ज्वाइन करता है, कैसे इक्वल एरिया, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, फिर केपलर का थर्ड लॉ देखा था, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो सब भी बताया हुआ है मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे 1 मिनट, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते, 1 मिनट। अब यहाँ पे दिया है, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी, हमने अभी अभी देखा था, डिक्रीजेज एज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस, मतलब ऊपर जाएंगे जैसे अर्थ सरफेस, तो हाइट जो होगा डिक्रीज होगा। फिर यहाँ पे फिर से दिया है केपलर्स के लॉ, फिर से बताओ क्या मैं आपको? चलो बता दो, क्या लर्न हो जाएगा। देखो फर्स्ट लॉ क्या देखा था हमने, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट इज वन ऑफ इट्स फोकाई, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। ये फिर से क्या है, ये फिर से ये दे दिया, कितना पूछते लोग ये सब। चलो यहाँ पे ओके, हम उल्टा जा रहे क्या शायद, हाँ ओके 1 मिनट। ओके, यहाँ से देखते। अब देखो यहाँ पे नेम द फॉलोइंग यहाँ पे दिया है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लिख देते हो यहाँ पे, इतना छोटू सा आंसर है, मास। ठीक है, सर ट्विस्ट करके भी आंसर पूछ सकते हैं, ट्विस्ट तो क्या ही किया इस पर, फिर यहाँ पे फर्स्ट है ना। ओके, द फिनोमिनन ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, गैलीलियो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, फिर न्यूटन, क्या है, आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन। तो देखो बहुत फिर से एक आसान से इजी सा क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो क्या ही बोलूँगा। अब जिसके बारे में पढ़ रहे, ठीक है, और जिसकी वजह से इतना बड़ा थियोरी बना, जिसकी वजह से इतना ग्रेविटेशन बना, ये तो फिर भी इजी है। ठीक है, इसका ग्रेविटेशन 10th का, 11th का ग्रेविटेशन तो और ही बड़ा सा लंबा सा पूरा से 1 घंटा चला जाएगा वैसा चैप्टर है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन और प्रिंसिपिया बुक को सब हमने देखा है, डू यू नो वाले बॉक्स में। ठीक है, चलो इधर और कुछ नहीं है, वही उनकी वजह से ही पूरा ये थ्योरी बना। एक दिन वो क्या कर रहे थे, बैठे थे ऐसे एक ट्री के नीचे, ऐसे झाड़ के नीचे बैठे थे, यहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी का ब्रेक चल रहा था, उनके सिर पे, उनके यहाँ से एक एप्पल गिरा सिर पे। ठीक है, तो तभी उनके सिर पे एक एप्पल गिरा। ठीक है, अब समझो अगर कुछ और गिर जाता, जैसे कि
ऊपर से कोई बड़ा सा कोकोनट गिर जाता तो ख़त्म हो जाता, ये सब बनता ही नहीं। बट फिर भी उन्होंने सोचा ये सीधा नीचे ही क्यों गिरा, ऐसे इधर इधर जा सकता था, इधर इधर जाके नीचे गिर सकता था। तब सोचा, बहुत रिसर्च किया, तब ये पूरा ग्रेविटेशन का थियोरी बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन है, तो नेम द फॉलोइंग, 2 बार फोटो आ गया। इसमें क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। एक बार मैंने बताया, फिर से बताती हूँ मैं, 1 मिनट मुझे पानी पी लेने दो। बट ये वही है, चलो फिर से बताती हूँ। देखो, द वैल्यू ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी इट चेंजेस अलॉन्ग विद द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट एक्जैक्टली स्फेरिकल, इट bulges at the equator, flattens at the pole, therefore the radius of earth is highest at the equator and least at the poles. Therefore the value of g is highest at the poles, which is 9.832 meter per second square. Then the value of g is least at the equator, which is 9.78 meter per second square. It changes along with the height. As the height increases, the value of g decreases. This change is negligible for the distance smaller than the radius of the earth. Next is for height smaller than the radius of the earth, which changes along with the depth. As the depth increases, the value of g decreases. This is because as we go inside the earth, the mass and the concentration decreases, hence the value of g decreases. पूरा जल्दी जल्दी बताया, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, वो देखो लर्न करो, ये तो बस बता रहे हो आपको। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर वही सेम रिपीट होता ही रहता है, कुछ नया आ ही नहीं रहा। फिर क्या था, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट। क्या क्वेश्चन है, गलत है ये, चैप्टर 1 का नहीं है ये, कहाँ दे देते लोग, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 2 का रिविजन भी करेंगे हम बहुत जल्द। फिर क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कितनी बार मैं तो बता के भी थक गई हूँ। देखो, मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, मास डज नॉट change place to place, weight is equal to mg. As the value of g changes, the mass also changes, the mass will also change. SI unit is kg, cgs is gram, SI unit is newton, cgs is dyne, mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity। अब तो इतनी बार मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक डेरिवेशन है, तो मैं बताती हूँ अगले न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन वाले वीडियो में। ये ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद चैप्टर 1 से तो यहाँ पे है व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या दिया, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन इफ, ठीक है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल। समझो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2, अब m2 डबल हो गया, ठीक है, अपॉन r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा ना, एक अब इधर लिखते, इसको कट कर देते, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे, हाँ देखो क्या हो जाएगा, फोर्स भी डबल हो जाएगा, तो फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स द इनिशियल फोर्स। जो पहले फोर्स था उसका डबल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, नीचे जो डिस्टेंस होता है r स्क्वायर वो डबल हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे फोर्स समझो इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन 2 इंटू r स्क्वेयर, 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ, अब यहाँ पे वो 4 हो जाएगा, फिर वहाँ सामने चला जाएगा तो 1/4 1/4 हो जाएगा, जिसका जो फोर्स है वो। और इसमें क्या है, थर्ड वाला क्या है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रपल। तो मतलब इसमें क्या करना है, देखो जो मास होगा 2m1 हो जाएगा, नीचे जो डिस्टेंस हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4r स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वो साइड जाएगा तो हो जाएगा शायद 1/4 ही होगा, ठीक है। इस पर भी डेरिवेशन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी मैं करके बताती हूँ, बट अभी पहले आगे देखते हैं जो भी क्वेश्चन। अच्छा हो गए क्वेश्चन, चलो तो अभी थोड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पर कवर नहीं हो पाई है बट टेक्स्ट बुक में है, तो वो हम करेंगे, ठीक है। अब
देखो टेक्स्ट बुक का थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। द ग्रेविटेशन फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स दैट नॉट ओनली एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। फिर उसके बाद ये समझो एक चैप्टर रीडिंग कर एकदम फास्ट जो भी इम्पोर्टेंट है वो। तो यहाँ पे देखो ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन 1642 to 1727 was one of the greatest scientists of recent time. He was born in England. He gave his laws of motion, equation of motion and theory of gravity in his book Principia. फिर यहाँ पे देखो centripetal force. The force acts on any object moving along a circle and is directed towards the center of the circle is called centripetal force. Centripetal means center seeking. लॉज ऑफ केपलर बहुत बार किया, चलो एक और बार कर देते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ हिज फोकाई। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द sun sweeps an equal area in equal interval of time. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance from the sun. तो मुझे भी सब याद होने लगा। चलो अब फिर यहाँ पे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम में ये वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखो इधर अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इधर से पढ़ लेना थोड़ा, एक मिनट इधर से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. उसी का यहाँ पे वो है, फिजिकल directly proportional product of masses अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, आर स्क्वायर भी लिखोगे चलेगा। अब जी क्या ले दिया, कांस्टेंट ले दिया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। फिर यहाँ पे मास m1 m2, डिस्टेंस इज दिस फोर्स। ओके नाउ देखो यहाँ पे जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द अबव मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द force between the two objects also doubles. Also the distance is double, the force decreases by the factor of 4। ठीक है, ये बात हमने वो वाले उस पर देखा था, ठीक है। और उसके बाद इफ़ टू बॉडीज आर स्पेरिकल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज and the distance between the center is taken to be d. In case when the bodies are not spherical, have irregular shape, then the direction of force is also along the lining join the center. ओके तो ये पूरा एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको समझ के थोड़ा न्यूमेरिकल्स ये सब में यूज़ करेंगे हम, वो मैं बताऊंगी। पहले यहाँ पे आगे देख लेते हैं। देखो ऐसा यूनिट ऑफ जी इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी इज़ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। ये कहाँ, लैब में एक्सपेरिमेंटली मेजर करके बाय हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने, उसका ऐसा यूनिट, उसका वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास ये कभी आया तो नहीं है, पता नहीं, आ भी सकता है, हमें पता होना चाहिए। देखो क्या है, थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा ना, चलो कोई नहीं। द सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल, अरे आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द total mass can be assumed to be concentrated. Now center of mass of a spherical object is at this having uniform density. So center of mass of a spherical object having uniform density is at its geometrical centroid. filling the blanks में आ सकता है, correlation में आ सकता है। have spherical object having uniform density is at its geometrical center, not having फिर center of mass of any object, वो कहाँ होता है, centroid होता है, uniform density वाला। फिर ये न्यूटन्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ पूरे वीडियो में 2 बार करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ ये थोड़ा पढ़ के जाना, यू मस्ट नो दैट द हाई टाइड और लो टाइड वाला ये आ सकता है। देखो आया तो नहीं है, कभी आ भी सकता है, पढ़ लो एक बार। See, the level of sea water given at any location along with the seashore increases and decreases twice a day at regular interval. ठीक है, high tide and low tide occurs at different time and different places. The level of water changes because of the gravitational force exerted by moon. ठीक है, the water directly under the moon gets pulled towards the moon and the level of the water goes
causing high tide at a place, two places on the earth at 90 degree from the place of the high tide, the water level is minimum, low tide as shown in the figure. ठीक है, ये सब मून पे डिपेंड होता है. एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी डन, ये तो मैं बता रही हूँ, रीड करो एक बार. इंपॉर्टेंट चीज़ें, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, वही ये सब, ये वाला पार्ट पढ़ लो. फिर एस्केप वेलोसिटी, फ्री फॉल, यस, रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, चेंजेस अलॉन्ग विद द सरफेस, ये भी मैं बहुत बार करवाया. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आप थोड़ा याद रख सकते हो, ये इतना टेबल नहीं बोल रहे, पूरा ही याद रखो. देखो सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट 0, फिर जी का वैल्यू क्या होता है 9.8, माउंट एवरेस्ट, ये सब पढ़ लो एक बार. ठीक है, देख लो, मैंने तो नहीं पढ़ा था, देख लो, मैं बोल रही हूँ आ सकता है. मून का 1/6 होता है, वो भी देख लो. ये जो भी वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल्स करते टाइम ये पार्ट करवाती हूँ मैं. तो बस यही था हमारा ग्रेविटेशन के पूरा कंसेप्ट. एक और मैं आपको बताती हूँ कुछ, तो 1 मिनट दे दो मुझे, इसको बंद करते पहले. इसको बंद कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, अब थोड़ा एक और चीज़ें मैं बता दूँ. न्यूटन्स लॉ कर लो एक बार, पढ़ लो न्यूटन के 3 लॉ, थोड़ा थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और थोड़ा, बस हो गया आपका ग्रेविटेशन कंप्लीट. न्यूमेरिकल्स 10 मिनट के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, बना के रखा, थोड़ा एडिटिंग बचा है, बट 10 मिनट के बाद वो भी हो जाएगा आपका ग्रेविटेशन कंप्लीट. चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. जल्द से जल्द, कीप वॉचिंग.